गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अभी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बैंक या शॉर्टकट या कम टाइम में अच्छी तैयारी के लिए जो प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज अपन हल करेंगे अध्याय नंबर 2, अम्ल सार और लवण। तो अब देखिए, अम्ल और सार लवण जो अध्याय नंबर 2 है, इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें एक दे रखा है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, दूसरा दे रखा है रिक्त स्थान और तीसरा दे रखा है अति लघु, चौथे में दे रखा है अति दीर्घ। आप इसे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है, एक रिक्त स्थान है, एक अति लघु है और एक अति दीर्घ है। ये एक एक नंबर के हैं और ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है। ये डैश वर्क के अकॉर्डिंग बोर्ड में पूछा जाए, तो इसमें कैसे तैयार किया जाए और किस तरह से नहीं किया जाए, इसको लेकर मैं एक बिल्कुल आपका कम समय में एक अच्छा पैटर्न तैयार करके लाया हूं। जो आप देखिए, आपको इसमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघु, ये तीनों प्रश्न एक एक नंबर के हैं और ये कहां से किस तरह से आ सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए देखिए, पहला मैं एक शब्द लिख रहा हूं सूचक। सूचक की परिभाषा एक नंबर की है, रिक्त स्थान भी है और अति लघु भी है। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों की प्रकृति बतलाते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? सूचक। अब सूचक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। देखिए, पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा है आपका संश्लेषित सूचक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका गंधीय सूचक। अब आप देखिए, तीनों प्रश्न इन तीनों में एक सेट हो गए, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। आपको इनके दो दो तीन तीन उदाहरण पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? उदाहरण पूछे जाएंगे। तो इन उदाहरणों में क्या पूछा जाएगा? 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, एक का लिखिए, 2 का लिखिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो सूचक है आप इन्हें याद करके जाएंगे, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, जेरानियम, पेटूनियम, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थिन, तनुवेलेना और लौंग प्याज का तेल। इसमें तीनों तरह के प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका बड़ा और छोटा दोनों हल हो गया। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघु प्रश्न इस तरह से हल हो जाएंगे। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपका होगा पीएच मान। अब वो पीएच मान किस किस का पूछ रहा है? देखिए, जैसे जल, फिर इसके बाद रक्त, जठर रस, नींबू रस, इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के आपको पीएच मान ज्ञात करना है। जठर रस 1.2, नींबू रस 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है और NaOH का 10, 14। एक का पिछली बार शुद्ध जल का पीएच मान पूछा था जो 7 है। समझ में आया? इस बार भी किसी का भी एक पीएच मान आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी जो छोटे क्वेश्चन है उनमें एक और है, जैसे अम्लीय वर्षा, इसका भी एक पीएच मान है जो 5.6 से कम। जिस वर्षा का पीएच मान होता है हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अपने मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच ये तो अलग अलग होता है, लेकिन दंत सेम के कारण जो दे रखा है कि 5.5 से कम होने पर क्या होता है? दंत क्षय होता है। तो ये एक नंबर का प्रश्न कहीं पे भी फिट हो सकता है और ये सभी एक एक नंबर में आपको इन सब के पीएच मान ज्ञात करके जाना है। समझ में आ गया? अपन अकॉर्डिंग टू डैश वर्क के अनुसार जो हल कर रहे हैं वो वास्तविक में ही बोर्ड उसी तरह से देता है और ये पूरे एक एक नंबर में, रिक्त स्थान में, एमएसएनए में, सब में पूरी तरह से फिट हो रहे हैं। तो आपको इन सब का पीएच मान अच्छे से याद करके जाना है। समझ गए?
अब इसके बाद एक अलग से, जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन बना के दूं तो आता है अति अम्लीयता को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो वो आएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या आंसर आएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आ गया होगा। दंत सह के निवारण के लिए किसी दुर्बल सार का उपयोग करते हैं, इसके अंदर किसी पदार्थ को आपको लिखना नहीं है। आ गया होगा समझ में। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक एक दो दो नंबर के प्रश्न में, तो एक बड़ा क्वेश्चन में यहाँ ले रहा हूं, देखिए किस प्राकृतिक पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लिखेंगे टार्ट्रिक अम्ल। वैसे ही दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहां लिखेंगे आप लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दूध में लैक्टिक, नींबू में साइट्रिक या सिट्रिक, ये पाएगा। डंक चाहे कोई सा भी हो, नेटल के पादप का हो या चींटी का हो, बिच्छू का हो, इस सब में कौन सा अम्ल आएगा? मेथेनोइक अम्ल आएगा। ये डंक हो गया आपका, डंक नींबू। और देख लो इसमें जैसे टमाटर है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक जो सिलेबस में नहीं है, बाकी ये आपके मुख्यतः सिलेबस में यानी बुक्स में लिखी हुई है। टंक कोई सा भी हो, मेथेनोइक अम्ल है। तो इन सब में भी से भी एक पर्सन पहली पिछली बार भी आया हुआ है, इस बार भी वो पूछ सकता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे नेटल का एक पादप है, अब इस नेटल के पादप में कौन सा अम्ल होता है, तो यहां भी आपको मेथेनोइक अम्ल ही लिखना है। और इसके निवारण के लिए अगर ये जलन करता है स्पर्श करने पर, तो डाक की पत्ती आपको अच्छे से याद होगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो छोटे क्वेश्चन है, और उन सब में एक 5वें क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दे सकता हूं। जैसे वो पूछ लेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसमें जैसे जैसे जाएंगे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, तो आप यह लिखेंगे NaHCO3। इसके बाद धावन सोडा, ये आएगा आपका Na2CO3 10H2O। आगे एक पदार्थ जिप्सम, जिप्सम का सूत्र आप सभी को याद है CaSO4 2H2O। वैसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में लिखेंगे CaSO4 1/2H2O। तो ये खाने का, धोने का, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक नीला थोथा भी दे रखा है, नीला थोथा, ये होता है CuSO4 5H2O। समझ में आ रहा है। आपको एक नंबर में इन सब के सूत्र भी पूछ सकता है, तो आपको सब ये सूत्र याद होने चाहिए, ये सब अम्ल याद होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं शुरू के 3 क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघु, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो आपने एक फिक्स डायरी या एक पन्ने में रखकर अच्छे से याद करना है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मेरी तरफ से जो मेरिट वाले अच्छे क्वेश्चन होंगे, उन पे आप एक बार फोकस डाल लीजिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? 373 केल्विन। ओके, एक क्वेश्चन। एक परिभाषा है क्रिस्टलन जल, लवणों में इकाई सूत्र आयतन में जल पाया जाता है जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। मैं छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं जो 1 नंबर में परिभाषा के तौर पर रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। तीसरा क्वेश्चन तनुकरण की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है। कैसे? अम्ल और क्षारों में इकाई सूत्र आयतन में जल मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। तो इस परिभाषा को भी पूछा जा सकता है रिक्त स्थान में।
और उसमें टिक मार्क वाले वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है। 3 मोस्ट क्वेश्चन ये हो गए। एक मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जल देता है। तो ध्यान रखना वो अम्ल कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। समझ में आ गया। एक और मेरिट वाला क्वेश्चन है कि जीवन, पौधे और जंतु किस पीएच परास पर जीवन यापन करते हैं। तो वो पीएच परास भी आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि ये 7 से 7.8 के मध्य का होता है। आपकी मृदा का पीएच मान भी यही होता है और जीवन भी इसी परिसर में पाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन पीएच में पी क्या बताता है और एच क्या बताता है, इस बारे में भी एबेसेड या रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पीएच स्केल का नियम पूछा जा सकता है। पीएच स्केल का नियम क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी उनका पीएच मान उतना ही कम होगा। समझ में आ गया होगा। एक और लाइन इसी में छोटी जो मोस्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। ये भी मोस्ट क्वेश्चन के तौर पे है कि अम्ल धातु से और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वो सब धातु ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ रहा है। धातु ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड, तो ये तीसरे पार्ट में भी है और इसमें भी है। तो आपको धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये रिक्त स्थान में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी एक मोस्ट क्वेश्चन आपको पता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए उपलब्ध रहेगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर में यहां से क्या पूछा जा सकता है। अब आइए नीचे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आइए। एक टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, उपयोग। क्या बचे हुए हैं, उपयोग। वो आपसे किसी का भी उपयोग पूछ सकता है और वो पदार्थ नीचे, जैसे कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से उपयोग किया जाता है। तो मैं तो यह सीधा बता रहा हूं, धावन सोडा। ठीक है। फिर दूसरा, जल को जीवाणुनाशक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण। फिर तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा, जैसे बड़ा बड़ा बनाते हैं अपने, बड़ा बाटी, इनको खस्ता या कुरकुरा बनाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो आपको खाने का सोडा नहीं लिखा होगा, वहां NaHCO3 लिखा होगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं और सभी को आप एक साथ आराम से हल कर सकते हैं। मैंने जैसे ये पैटर्न तैयार किया है, ये पैटर्न बिल्कुल शॉर्ट और अच्छे नंबरों के लिए है। ये सब 1-1 नंबर के ओवरऑल क्वेश्चंस हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी एक जो बड़ा क्वेश्चन है, कि जो बड़ा क्वेश्चन है उस बड़े क्वेश्चन से किस तरह से उठाया जाएगा। तो आप पहले अच्छे से देखिए। प्रश्न नंबर जो बड़ा है अति दीर्घ 4 नंबर का है। इस अति दीर्घ क्वेश्चन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है, बड़ा है। सूचक किसे कहते हैं, सभी सूचकों के परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। समझ रहे हो आप बात को। ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका इनसे मिलान करवा सकता है। समझ गए हम। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपको ये भी मिलान करवा सकता है। चौथा क्वेश्चन ये रहा, सूत्रों को मिलान करवा सकता है। मेरी दृष्टि से एक मिलान वाला प्रश्न वेरी मोस्ट है। उदासीन लवण, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनके बारे में भी एक संजीव पासबुक में एक मिलान दे रखा है, आप उसे चेक करके पढ़ के जाइएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है मिलान वाला, कि वो मिलान दे सकता है। आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार। तो आप एक बार यही
यही पैटर्न जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, इसी पैटर्न का मिलान, अगर याद हो गया तो आपको मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप ऐसा करिएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर वो प्रश्न कैसे देगा, प्रयोगात्मक प्रश्न देगा। प्रयोगात्मक प्रश्न भी जो मेरी दृष्टि से जो मोस्ट क्वेश्चन है, आप उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मेरी दृष्टि से बता रहा हूं कि x कोई पदार्थ y से अभिक्रिया करके z गैस देता है। इस गैस के पास z गैस देता है, इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर चट-चट की ध्वनि होती है। ठीक है, अब वो कह देगा x + y = z, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, और प्रयोग में उपयुक्त या आवश्यक चित्र बनाइए। आवश्यक क्या बनाइए, चित्र भी बनाइए। ये भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। समझ रहे हो बात को। x y से अभिक्रिया करके z गैस देता है, तो गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने, तो इसका आंसर यहीं पे समझ लो कि x कोई अम्ल है, y कोई धातु है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगी, H2 गैस देगी। क्या देगी, H2 गैस। H2 गैस के पास हम क्या ले जाते हैं, चलती हुई मोमबत्ती, तो चट-चट की ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका नामांकित चित्र बुक में दे रखा है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। एक मेरी तरफ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक तो मैंने मिलान वाले बता दिए, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया 4 नंबर का। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, उस आगे वाले क्वेश्चन में वो क्या देगा, देखिए। एक किसान, एक कौन है, किसान, जो मिट्टी में धातु कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूना पत्थर आदि का उपयोग करता है। आदि का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, सभी धातु के कार्बोनेट है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति। तो आपसे वो प्रश्न पूछेगा उपयोग करता है, तो मर्दा की प्रकृति लिखिए। ठीक है, तो मर्दा की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। समझ गए होंगे। फिर वो यहां आपसे पूछेगा कारण सहित लिखिए कि वो किसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको बताना है कि किसान की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ गई है, जिसके कारण वो अच्छी फसल नहीं दे पा रहा है। समझ में आ रहा है, इसलिए वो इन सब का उपयोग कर रहा है। ये प्रश्न भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझाना है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद और जो चौथा 4 नंबर का चौथा क्या, 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न यहां से बनाया जा सकता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पीएच का महत्व समझाइए। तो वो दो नंबर के टुकड़े करेगा ऐसे। समझ में आ रहे हैं, और फिर वो 2 में पूछेगा, जैसे एक भोजन के पाचन में पूछ लेगा। ठीक है, और दूसरा दंत से में पूछ लेगा। ये भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है, जो 2 नंबर का डिवाइड होकर पूछा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इतना समझ में आने के बाद अब आपसे वो 4 नंबर का मेरी दृष्टि से प्रश्न पूछेगा कि वो क्या देगा आपको, निम्न के उपयोग बड़ा प्रश्न कैसे देगा। तो वहां एक बड़ी सारी लाइन में लिखेगा कि जल को जीवाणुनाशक बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है।
तो ऐसे भी ये 4 लाइन बना के दे देगा आपको। जैसे मूर्ति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, समझ रहे हो बात को। मूर्ति बनाने में तो आपको आंसर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आएगा विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। तीसरे में वो दे सकता है, जैसे पाव बनाने में, पाव या ब्रेड बनाने में तो आपको लिखना है बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ऐसे 4 उपयोगों को जोड़कर भी वो एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ को हमें किस तरह से पढ़ना है। रट्टा नहीं लगाना है, मोस्ट क्वेश्चन नहीं छांटना है, बिल्कुल छोटा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। आप इसमें अच्छी मदद के लिए डैश वर्क के ये बड़े प्रश्न भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एमएसएड इनके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किताब में जो एमएसएड दे रखे हैं वो करनी है। बाकी मैंने जो पैटर्न बताया, इस पैटर्न से कहीं भी प्रश्न बाहर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप सब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इस तरह से पढ़ेंगे, इधर उधर यहाँ वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। और आप इस पाठ को अच्छे से तैयार कर दीजिएगा इस पैटर्न से, और नेक्स्ट जो तीसरा पाठ है उसका जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत है नहीं, आपको सब चीजें आती है, बस सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग हल करना जरूरी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।